आज अपन आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे यूजीसी नेट और जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर के लिए। अब अपन थ्योरी पढ़ेंगे विस्तार से और आधुनिक भारत को पूरी करेंगे। बहुत दिनों बाद अब अपन लगातार वीडियो डालते रहेंगे, तो जुड़े रहिए दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आधुनिक भारत से। देखिए, इसमें दे रखा है कि मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय। जो मुगल साम्राज्य का पतन होता है, देखा जाए तो औरंगजेब के बाद ये साम्राज्य ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाता है। तो करते हैं शुरुआत। ये लो, देखो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से। 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। यानी 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य पतन तीव्र गति से शुरू हो गया। और 1707 के बाद का समय उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यानी आपने देखा होगा कि 1526 में बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, 1526 से लेकर 1707 तक है, वो मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। जैसे देखा जाए जो 1526 के बाद में 1530 तक कौन रहा, बाबर रहा। और 1530 से लेकर के जो रहा हुमायूं 1555 तक, यानी बीच में शेर शाह भी आया था 1540 से लेकर 1545 तक। और इसके बाद में जो अकबर है वो शासक बनता है 1526 से लेकर के 1605 तक। और उसके बाद में देखा जाए तो जो जहांगीर है वो आता है 1605 से लेकर के और 1628 तक। 1628 के बाद में शाहजहाँ आता है और 28 से लेकर ये 1600 यानी 1658 यानी 1657 तक रहता है ये आपका शाहजहाँ। और शाहजहाँ के बाद में आता है औरंगजेब जो 1657 से लेकर के और 1707 तक रहता है औरंगजेब। इस तरह औरंगजेब देखा जाए तो क्रमबद्ध रूप से ये मुगल शासक है, वो पतन हो जाता है यहाँ पर औरंगजेब के समय से। अब देखो आगे बात करते हैं अपन यदुनाथ सरकार। देखो यदुनाथ सरकार क्या कहता है, ये तो यदुनाथ सरकार एलिफिस्टिन श्री राम शर्मा लिवरपूल जैसे इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब उसके उत्तराधिकारियों की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा। यानी यदुनाथ सरकार, एलिफिस्टिन श्री राम शर्मा और लिवरपूल जैसे इतिहासकार क्या कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों को नीतियों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो ये 4 नाम याद रखना, यदुनाथ सरकार, एलिफिस्टिन, श्री राम शर्मा, लिवरपूल जैसे इतिहासकारों ने। आगे बात करते हैं अपन अब देखो इतिहासकारों का दूसरा गुट जिसमें सतीश चंद्र है, इरफान हबीब है, अतहर अली आदि शामिल है। मुगल साम्राज्य पतन के लिए दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो कुछ एक दूसरा गुट है, सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतर अली शामिल है। उन्होंने क्या कि लंबा साम्राज्य है वो चल नहीं पाता है, काफी समय से चल रहा था, तो दीर्घकालिक प्रक्रिया का ये परिणाम निकला है। आगे देखो बात करें, ये लो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट और जागीरदारी संकट की अवधारणा का सर्वप्रथम अध्ययन मोरलैंड ने अपनी पुस्तक जो फ्रॉम अकबर टू, यानी मुगल साम्राज्य की जो देखा जाए ना, ये एक मिनट, ये क्या हो गया, यानी देखो मोरलैंड ने क्या कहा कि अपनी पुस्तक फ्रॉम अकबर, ये क्या हो गया, एक मिनट, अरे कि मुगल साम्राज्य नीन मोरलैंड ने जो कहा कि फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। और आगे इसने क्या लिखा है देखो, ये लो, ए स्टडी इन इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में किया था।
तो देखो मोरलैंड ने अपनी पुस्तक लिखी है फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, ए स्टडी इन इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री में 1923 में किया था। आगे देखो यानी इतिहासकार सतीश चंद्रा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड एट दी मुगल कोर्ट 1707-1740 के बीच में, तो ये है सतीश चंद्रा की पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट दी मुगल कोर्ट 1707 से 1740। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जमींदारों, जागीरदारों, किसानों के बीच में त्रिपक्षीय संबंधों को जिम्मेदार मानना है। तो इसमें देखो ये जो सतीश चंद्र है अपनी पुस्तक में क्या लिखता है कि जिम्मेदार है, जागीरदार है, किसानों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो इसके लिए मुगल साम्राज्य है उसका कारण पतन हुआ था। सतीश चंद्र अपने अनुसार मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए मनसब, जो मनसब दिए जाते ना जात संवार उसमें, और जागीरदारों, किसानों इनमें संतुलन आवश्यक है। तो ये उन्होंने बात कही थी कि मुगल साम्राज्य के स्थिरता के लिए मनसब है, जागीरदार है, किसान है, उसमें संतुलन आवश्यकता। और अब देखो ये संतुलन नहीं बना पाया था कि मुगल साम्राज्य सामाजिक संतुलन बनाए रखने में असमर्थ रहे। तो इन्हें मनसब है, जागीरदार है, किसान है, उसमें जो संतुलन है वो नहीं बन पाया था, इसकी वजह से पतन हो गया था। अब देखो जिस प्रकार मनसब व्यवस्था है अन्य प्रशासनिक व्यवस्था है आधारित थी, मुगल साम्राज्य कृषि अधिशेष पर निर्भर था। मुगल साम्राज्य है देखो कर देखा जाए तो कृषि पर ही निर्भर था, और 18वीं शताब्दी में कृषि अधिशेष तथा शासन वर्ग की बढ़ती मांगों के बीच अंतर बढ़ जाने से दोनों का संतुलन समाप्त हो गया। तो ज़्यादातर कृषि और शासन वर्ग के बीच में जो मांग है वो बढ़ती गई, यानी कृषि पर देखा जाए तो कर बढ़ता गया, तो इसकी वजह से दोनों के बीच में संतुलन नहीं बना, इसके कारण से पतन हो गया था। आगे देखो दिन प्रतिदिन शासन का बोझ और युद्धों का खर्चा और अमीर वर्ग का बढ़ता ऐशो और आराम आदि ने राज्य के खर्चों को बढ़ा दिया। तो दिन प्रतिदिन शासन बोझ है, युद्धों का खर्चा है, अमीर वर्ग का बढ़ता ऐशो और आराम, इसकी वजह से खर्चा बढ़ गया। लेकिन जिस अनुपात में प्रशासन के व्यय में वृद्धि हुई और उस अनुपात में संपूर्ण परिवर्तन के बाद भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई नहीं। तो देखा जाए तो कि मुगल प्रशासन है, मुगल जो बादशाह है उसमें ये देखा जाए तो ऐश और आराम कर रहे थे ऐसा माना जाता है, और प्रशासन खर्चा बढ़ गया था लेकिन कृषि की आय नहीं बढ़ रही, तो एक ये भी कारण इसमें माना जाता है। अब देखो जिसके कारण राज्य एवं प्रशासक वर्ग के आय और व्यय में अंतर बढ़ता गया था। तो राज्य और प्रशासक के बीच में आय का अंतर बढ़ने का, और जागीरदारी एवं देखो मनसबदारी का दोष सामने आ गया था। तो जागीरदारी और मनसबदारी का दोष सामने आ गया। इन सब कारणों से किसानों और भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो किसानों और भूमि पर क्या है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप मुगल सरकार की आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति कमजोर होती गई और मुगल साम्राज्य अंत की शुरुआत हो गई। तो आगे देखा जाता है तो किसानों को यह हालत खराब हो गई और मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, राजनीतिक स्थिति आ गई थी और सैनिक शक्ति है कमजोर हो गई। तो मुगल साम्राज्य की यहाँ से पतन की शुरुआत होती है। आगे देखो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं। देखो इतिहासकार इरफान हबीब क्या कहता है, इरफान हबीब ये कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, कि कृषि संकट का सिद्धांत दिया था इरफान हबीब ने। और हबीब के अनुसार इन समस्याओं का मूल कारण है मनसब व्यवस्था की कार्य प्रणाली में समाहित होना। तो हबीब के अनुसार इन समस्याओं का मूल कारण है मनसब व्यवस्था की कार्य प्रणाली समाहिता, मनसब व्यवस्था को दोष ठहराया। इस व्यवस्था के किसानों का उत्पीड़न निरंतर बढ़ता रहा और जिसके काश्त में कमी आई और भू राजस्व घट गया था। ये बात है, तो आपको ये याद रखना है कृषि संकट का सिद्धांत इरफान हबीब ने दिया था। उसके अनुसार जो किसानों की जो समस्या है मूल समस्या यही थी, और इस प्रणाली में मनसब व्यवस्था कार्य प्रणाली में समाहित था। इस व्यवस्था में किसानों को उत्पीड़न निरंतर बढ़ता गया था और काश्त में कमी आई और भू राजस्व
घट गया था, ये भी कारण माना जाता है इरफान हबीब के अनुसार। अब देखो आगे बात करें अपने अलग अलग, देखो इतिहासकार देते हैं कैम्ब्रिज धारा के इतिहास, यानी कैम्ब्रिज धारा के इतिहासकार जागीर की विफलता की जगह जागीरदारी की सफलता में पतन का कारण मानते हैं। तो कैम्ब्रिज धारा के अनुसार इतिहास जागीरदारी की विफलता की जगह जागीरदारी की सफलता का पतन का कारण मानते हैं। आगे देखो क्रेन लियोनार्ड क्रेन लियोनार्ड ने पतन के संदर्भ में महान भ्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी क्रेन लियोनार्ड है वो महान भ्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी ध्यान रखना। क्रेन लियोनार्ड ने महान भ्रम सिद्धांत का नाम दिया था। अब देखो ये देख रहे हैं उसने दी ग्रेट फ्रेम थ्योरी ऑफ द डिसलाइक ऑफ द मुगल एम्पायर प्रतिपादन किया था। अब देखो ये महान भ्रम सिद्धांत का आप याद रखना। आगे देखो मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य प्रमुख कारण इस प्रकार है, कौन कौन से, देखो औरंगजेब की दक्षिणी नीति, क्योंकि औरंगजेब की देखा जाए तो 21 सूबे थे सबसे ज़्यादा, तो उसका विस्तार देखा जाए तो ज़्यादा था, वो संभाल नहीं पा रहा था, दक्षिण में व्यस्त था, इसकी वजह से भी एक कारण माना जाता है। औरंगजेब की राजपूत और धार्मिक नीति, तो औरंगजेब बताया जाता है कि राजपूतों से अच्छे संबंध नहीं रख पा रहे थे, इसकी वजह से ये कारण है। अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव और दरबारी षड्यंत्र। चौथा है विदेशी आक्रमणकारी हो रहे थे, उसमें नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली है, उन्होंने आक्रमण किए थे। यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव है वो बढ़ता गया था। आगे देखो छठवां दुर्बल उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद देखा जाए तो दुर्बल उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं थे वो। जागीरदारी संकट और कर्जों का शोषण, तो जागीरदारी संकट बढ़ता गया था, कर्जों का शोषण हो रहा था। आगे देखो औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी जिसके अनुसार इसकी मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य को उसको 3 जीवित पुत्रों में बांटा जाना था। जो औरंगजेब है अपनी मृत्यु के उपरांत जो मुगल साम्राज्य छोड़ा था उन्हें 3 जीवित पुत्रों में बांटा जाना था, किंतु औरंगजेब मृत्यु के बाद मुअज्जम, आजम, कामबख्श में उत्तराधिकारी संघर्ष हो गए थे। तो तीनों पुत्रों में मुअज्जम, आजम और कामबख्श में क्या हो गया था, उत्तराधिकारी ने इस गद्दी के लिए लड़ाई हो गई थी तीनों के बीच में। अब देखो ये बात भी आगे सुबह वाले भी देखो कि औरंगजेब मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे, और मुगल काल में प्रांतों को क्या कहते थे, सूबे। तो जिनमें मुअज्जम काबुल, देखो जिनमें मुअज्जम को काबुल दिया गया था, मुअज्जम को क्या दिया था, काबुल, आजम को गुजरात, वे कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। देखो जिनमें प्रांत है मुअज्जम को काबुल, जो आजम है उसको गुजरात, और कामबख्श को बीजापुर का सूबेदार था। ये तीनों पहले ना कि मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। आगे अपन बात करते देखो अब है उत्तर प्रवर्ती मुगल शासक, ठीक है, और इसमें 1707 से लेकर 1857 तक की बात करेंगे अपन। ये लो बहादुर शाह, जिसको मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, देखो यहाँ से करें शुरुआत, दिखाई दे रहा होगा आराम से। बहादुर शाह 1707 से 1712 तक शासक रहा, किसका, बहादुर शाह का। बहादुर शाह का जन्म 14 अक्टूबर 1643 में बुरहानपुर में हुआ था, और माँ नवा बबाई थी, माँ का नाम क्या था, नवा बबाई थी, और बुरहानपुर है उसमें इसका जन्म हुआ था बहादुर शाह का। फिर आगे देखो 18 जून 1707 को मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को सामूगढ़ के निकट जाजू के युद्ध में पराजित किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि 18 जून 1707 को मुअज्जम की सेना ने आजम को सामूगढ़ के निकट जाजू के युद्ध में पराजित किया। तो मुअज्जम की सेना ने आजम को सामूगढ़ के
जाजू के निकट पराजित किया और आजम है वो मारा गया था। और मुअज्जम है वो शाह आलम प्रथम के नाम से जाना गया था। तो उसने क्या है कि उपाधि भी धारण की थी। देखो ये लो यानी ये देखा जाए तो मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को सामूगढ़ में जाजू के युद्ध में पराजित किया और आजम मारा गया था। और मुअज्जम ने शाह आलम प्रथम यानी बहादुर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। यानी शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह की उपाधि है उन्होंने धारण कर ली थी इसे आजम को पराजित करने के बाद, मार जाने के बाद में। और बादशाह बना उनका पूरा नाम अबुल नसर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह था। यानी अबुल नसर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह था। पूरा नाम अबुल नसर शहीद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह था। आगे देखो अपन बात करें कि अपने दूसरे भाई कामबख्श को भी 1709 ईस्वी में बीजापुर के युद्ध में मार डाला था। तो अपने दूसरे भाई ना कामबख्श को भी उन्होंने क्या 1709 में बीजापुर के युद्ध में मार डाला था। अब देखो आगे बात करते अपने बहादुर शाह ने खुतबे चौथे खलीफा अली के नाम से वली जोड़ दिया था। यानी बहादुर शाह ने जब खुतबे में चौथे खलीफा अली के नाम के साथ वली जोड़ दिया गया, जिसमें खुतबा विवाद हुआ था। तो खुतबा विवाद हो गया था, उसमें उन्होंने औरंगजेब ने ये जो बहादुर शाह ने खुतबे में चौथे खलीफा अली के नाम के स्थान पर वली जोड़ दिया था, उसमें खुतबा विवाद कहते हैं। तो ये पूछा जाता है खुतबा विवाद कब, ये किन बादशाह के समय हुआ था? तो बहादुर शाह के समय हुआ था। इस समय पर लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ उनका विवाद भी हुआ था। अंत में पुराना खुतबा ही पढ़ा गया और खुतबा विवाद के कारण कुछ विद्वान मानते हैं कि वे शिया हो गए थे, तो शिया मुसलमान ये बन गए थे, कुछ ऐसा विद्वान मान रहे थे। आगे देखो कि बहादुर शाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था। बहादुर शाह है वो खुतबा का विवाद परिवर्तित करना चाहता था। बहादुर शाह 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में बादशाह बना था। यानी इसकी आयु 65 वर्ष के लगभग हुई थी। बहादुर शाह शांतिपूर्ण मैत्री नीति के तहत निम्न कार्य किए थे। यानी बहादुर शाह के जो काम है वो अपन पढ़ते हैं। चलो ये लो बहादुर शाह के काम। 1707 में शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया था। तो शाहू महाराज को देखा जाए तो 1707 में उन्होंने, मराठा था ये, उसको मुगल कैद से रिहा कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर मित्रता की नीति अपनाई। गुरु गोविंद सिंह है उसके साथ भी उन्होंने क्या है कि संधि कर मित्रता की नीति अपनाई थी। 10वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह। और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। जो जोधपुर है अजीत सिंह को, उसको क्या मारवाड़ का शासक यानी स्वीकार कर लिया। और आमेर के उत्तराधिकारी की पसंद हस्तक्षेप कर सवाई जय सिंह को शासक घोषित कर दिया गया था। तो सवाई जय सिंह को वहां का आमेर का शासक बना दिया गया था। अब देखो आगे बात करते हैं 5वां पॉइंट। बुंदेला सरकार 70 साल एवं जाट सरदार चूड़ामन के साथ मित्रता की नीति भी अपनाई थी। बुंदेला सरकार 70 साल और जाट सरदार कौन था? चूड़ामन के साथ उन्होंने मित्रता स्थापित की। आगे देखो मदद ए मास यानी अनुदानों को पूर्णतया वंशानुगत बना दिया था। तो मदद ए मास अनुदानों को पूर्णतया वंशानुगत बना दिया। और राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि राज दरबार में होली खेलने की परंपरा जो शुरुआत कर दी थी इसने बहादुर शाह ने की थी। दरबार में उसने राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत कर दी थी दोबारा, और सती प्रथा का समर्थन किया था। एक बार औरंगजेब ने की सारे काम बंद कर दिए, उसके बाद में ये उन्होंने होली खेलने शुरू की, प्रथा वापस कर दी थी, सती प्रथा का भी समर्थन किया था। अब देखो आगे देख क्या दे रखा है। बहादुर शाह ने वकील ए मुतलक का पद पुनः स्थापित किया। एक देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बहादुर शाह वकील ए मुतलक का पद पुनः स्थापित किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। और पद पर असद खां को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? असद खां को। अब देखो बहादुर शाह के समय सिख नेता बंदा बहादुर 1710 ईस्वी में सरहिंद को जीत लिया था।
तो बहादुर शाह के समय ये सिख नेता कौन था? बंदा बहादुर। 1710 में सरहिंद को उन्होंने जीत लिया था। आगे देखो, बहादुर शाह प्रथम दरबार में 1711 में एक डच शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था। ये इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 में एक डच शिष्टमंडल आया जिसका नेतृत्व कौन करे? जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया। उनके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पुर्तगाली स्त्री इसके साथ में थी। इस पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को, ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, इस पुर्तगाली जूलियाना को बीबी एवं फिदुआ की उपाधि दी गई थी। तो उसने बीबी फिदुआ की उपाधि है वो जूलियाना को दी गई थी। आगे देखो, सिख नेता बंदा बहादुर विरुद्ध सैन्य अभियान के दौर 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु लाहौर में हो गई थी। तो सिख नेता बहादुर शाह के विरुद्ध सैन्य अभियान कर रहे थे 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह, और उसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में है। और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लड़े गए उत्तराधिकारी युद्ध में उसके पुत्रों ने इतनी निर्जलता दिखाई कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक बिना दफनाए पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, कि 1 माह तक इनके पुत्रों ने ये शव नहीं दफनाया। बहादुर शाह का शव 1 महीने तक पड़ा रहा। अंत में दिल्ली में मोती मस्जिद मेहरौली में उसे दफना दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो, सिडनी ओवेन के अनुसार अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द किए जा सकते। तो सिडनी ओवेन ये बात कह रहा है कि मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में अच्छे शब्द किए जा सकते हैं। अब देखो आगे, मुंतखब उल लुबाब के लेखक इतिहासकार खाफी खां के अनुसार, मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है? खाफी खां के अनुसार बहादुर शाह शासनकारियों के प्रति इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाये बेखबर कहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शाये बेखबर किसको कहते हैं? तो बहादुर शाह को कहते हैं। तो वो इतना काम के प्रति लापरवाह था, लोग उन्हें शाये बेखबर उसे कहते थे। आगे देखो, आगे दे रखा है, मरने के बाद समकालीन इतिहासकारों ने उसे खुल्द मंजिल यानी स्वर्ग के निवासी कहा। मरने के बाद में समकालीन इतिहासकारों ने उसे क्या? खुल्द मंजिल यानी स्वर्ग का निवासी भी उसको कहा था। ये हुई बहादुर शाह की कहानी खत्म। अब आता है देखो जहांदर शाह, ज़्यादा शासक नहीं रहता है, ये 1712 से लेकर 13 तक। जहांदर शाह यानी इसके मृत्यु के बाद में आता है बहादुर शाह के बाद में। जहांदर शाह देखो क्या करता है, बहादुर शाह का पुत्र है यानी जहांदर शाह अपने भाई अजीम उस शान, रफ़ी उस शान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल बादशाह बना। देखो इसने कितनों को मारा है। जहांदर अपने भाई अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, जहां शाह की हत्या करके मुगल बादशाह बना था। एक शक्तिशाली ईरानी अमीर जुल्फिकार खान ने जहांदर शाह को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की। जुल्फिकार का योगदान था, जो एक ईरानी शासक था, अमीर था जुल्फिकार, उन्होंने सत्ता प्राप्त करने में इसकी मदद की थी बहादुर शाह की, जो ये ना जहांदर शाह की। जुल्फिकार खां को बादशाह ने अपने वजीर बनाया। तो जुल्फिकार खां को जहांदर शाह ने क्या बनाया? उसको वजीर का पद है वो दिया। काफ़ी ताकतवर पद था ये। और जुल्फिकार खां औरंगजेब के वजीर असद खां का पुत्र। देखो यानी जुल्फिकार खां औरंगजेब के वजीर असद खां का पुत्र। आगे देखो, यानी असद खां, देखो इस लाइन को दोबारा देखो आप, कि जुल्फिकार खां औरंगजेब के वजीर असद खां का पुत्र था। अब देखो आगे दे रखा है, जहांदर शाह शासन की एक नई परंपरा शुरू होती है सत्ता प्राप्ति में अमीरों का हस्तक्षेप। जहांदर शाह के समय में एक नई परंपरा की शुरुआत होती है कि अमीर यहाँ पर ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। अब देखो, मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी अमीरों के गुट बन गए जो इस प्रकार थे।
तो मुगल दरबार में देखो कई गुट बन गए अमीरों के, ईरानी, तुर्रानी, अफगानी, हिंदुस्तानी अमीरों में गुट। ईरानी गुट के कौन कौन थे इसमें देखो, अशद खां था, उसका पुत्र जुल्फिकार खां था, ये था ईरानी गुट में असद खां, उसका पुत्र जुल्फिकार खां। तुरानी गुट में चिनकलीज खां और हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु थे। ये इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ईरानी गुट के तो थे असद खां, उसका पुत्र जुल्फिकार खां, और तुरानी गुट में चिनकलीज खां, और हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु थे। आगे देखिए हिंदुस्तानी, अब देखो हिंदुस्तानी गुट में विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। तो हिंदुस्तानी गुट में विदेशी मूल के वो मुसलमान थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जुल्फिकार खान ने जागीरों के अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगा दी। तो वित्तीय स्थिति सुधारने ने जुल्फिकार जो वजीर था, उन्होंने जागीरदारों के अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगा दी थी, और जुल्फिकार खान ने भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को आगे बढ़ावा दिया, जिसको कहते हैं इजारा प्रथा। यानी उसने ठेके पर देने की प्रथा जारी की थी, जिसको कहते हैं इजारा प्रथा, ठेके प्रथा को। इससे कृषक वर्ग पर क्या है, अत्याचारों में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। अब देखो आगे दे गए, जुल्फिकार खान ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया। जुल्फिकार ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने का भी आदेश दिया था। जुल्फिकार खान ने जाट शासक चूड़ामन और बुंदेला शासक छत्रसाल के, यानी जुल्फिकार ने जाट शासक चूड़ामन वे बुंदेला शासक छत्रसाल के ये कहाँ गया साथ अच्छे संबंध बनाए, किंतु सिख और बंदा देखो अच्छे संबंध बनाए किंतु सिख और बंदा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति जारी रखी। आगे देखो इसमें है कि जुल्फिकार ने अपने एक चाटुकार सुभाग चंद्र को दीवान बनाकर राजस्व मामलों का प्रधान बना दिया तथा सुभाग चंद्र को राजा की उपाधि दी गई थी। तो सुभाग चंद्र को कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी गई थी। आगे देखो जो मोस्ट होंगे अपन हाईलाइट करते जाएंगे। जांदर शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ और स्वदेश मुखी वसूली का अधिकार इस शर्त पर दिया, यानी जांदर शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ और स्वदेश, ये चौथ और स्वदेश मुखी मराठे कर वसूलते थे ना, तो उसने जांदर शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ स्वदेश मुखी की वसूली का अधिकार इस शर्त पर दिया कि उसकी वसूली मुगल अधिकार की वसूली कौन करेंगे, मुगल अधिकारी करेंगे। औरंगजेब द्वारा 1679 में लाया गया जजिया कर जांदर शाह ने 1712 में समाप्त कर दिया। तो औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाए गए जजिया कर जांदर शाह ने 1712 में समाप्त किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब ने जब 1679 में लगाया जजिया कर, वो कब समाप्त किया गया था, जांदर शाह ने 1712 में समाप्त कर दिया गया था। अब देखो आगे बात करेंगे अपने, ये लो कि जांदर शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। ये इंपॉर्टेंट है कि आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि थी जांदर शाह ने दी थी उपाधि, तथा वे 7,000 मनसब के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। उपाधि विधि और 7,000 मनसब है वो सवाई जय सिंह को दिया गया था। और अब देखो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बना दिया। तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को है महाराजा की उपाधि है वो देकर गुजरात का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया था। आगे बात करते हैं अपने राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को अनूप सिंह की उपाधि, यानी राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को अनूप सिंह की उपाधि 3,000 के मनसब प्रदान किया था। और आगे देखो नोट लगा के लिखा गया है कि सवाई जय सिंह और जय सिंह द्वितीय 1699 और 1743 को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, सवाई जय सिंह को और जय सिंह द्वितीय को 1699 में और 1743 को सवाई
की उपाधि औरंगजेब ने ही दी थी, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, दे रखा है कि जादर शाह अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक चरित्र का व्यक्ति था और लाल कुंवर नामक एक रखेल उस पर काफी प्रभावी। पूछा गया है कि लाल कुंवर नामक रखेल का प्रभाव किस पर था? जादर शाह पर था। इससे बादशाह की प्रतिष्ठा में अत्यधिक आघात लगा था। अब देखो, जादर शाह अजीमुशान के पुत्र फर्रुखशेर ने हिंदुस्तानी अमीर यानी शेद बंधु यानी अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां के सहयोग से पदस्थ कर दिया था। तो देखो, जादर शाह को अजीमुशान के पुत्र फर्रुखशेर ने हिंदुस्तानी अमीर शेद बंधु जिसने अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां थे, उसमें शेद बंधु में कौन थे? अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां, वो शेद बंधु में सम्मिलित थे। सहयोग से पदस्थ उसको उठा दिया गया था जादर शाह को। जादर शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के साथ भाग गया था। उसने भागकर वकील मुतलक असद खां के घर में शरण ली। तो भागकर के वकील मुतलक असद खां के घर में शरण ली, परंतु असद खां ने फर्रुखशेर से झगड़ा करना उचित नहीं समझा। तो फर्रुखशेर से है वो झगड़ा नहीं करना चाहते थे और असद खान ने जादर शाह के साथ क्या कर दिया? विश्वासघात किया। जादर शाह के साथ क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। अब देखो होता है क्या है, फर्रुखशेर आदेश पर जादर शाह को उसी प्रेमिका लाल कुंवर के हाथों से छीनकर 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या करवा दी। तो यहाँ पर फर्रुखशेर है वो इसे लाल कुंवर की हाथों से छीनकर जादर शाह को हत्या कर दी जाती है। कुल 11 माह शासन किया था किसने? जादर शाह ने। ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया लाल कुंवर की साथ में, वो प्यार में पड़ गए थे। अब देखो, इतिहासकार ताराचंद क्या कहता है? जादर शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना जाता है? जादर शाह। खप्पिका के अनुसार क्या कहता है? ताराचंद बात कहता है ये ना। और जादर शाह का समय गायकों, नर्तकों, नाट्य कर्मियों के लिए अनुकूल था। तो गायन किया था, जैसे औरंगजेब ने सब कुछ इस पर संगी पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यहाँ पर जादर शाह है वो खुल करके गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों का अनुकूल ज़्यादा वो दरबार में से रखते थे। अब देखो आगे बात के, मिर्जा मोहम्मद ने संगीत पर तू है फुतुल हिंद की रचना की थी। तो मिर्जा मोहम्मद ने संगीत पर तू है फुतुल हिंद की रचना की और फर्रुखशेर शेर बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां के सहयोग से बादशाह बना। तो फर्रुखशेर की शेर बंधु है ना, अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां की सहायता से फर्रुखशेर है वो शासक बना था। अब अपन कल है फर्रुखशेर के बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब अपन हमें रोज वीडियो डालेंगे, नहीं आधुनिक भारत को पूरा पढ़ेंगे थ्योरी के रूप से। धन्यवाद दोस्तों, अब जुड़ जाइए आप।